नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश पे एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप टंडन। मार्केट के बहुत ही पुराने विशेषज्ञ हैं और आज वो इस बात पे भी हमसे बात करेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो म्यूचुअल फंड है वो 10,000 करोड़ के AUM को क्रॉस कर रहा है। संदीप, ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं आपसे आपके बाजार की कॉल पे बात करूं जो आपको लगता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आप बहुत हैंड्स ऑन हैं, स्क्रैच से आपने फंड को बनाया, आप 10,000 करोड़ का AUM क्रॉस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये जर्नी कैसी रही? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। आउटकम तो ठीक है, बाइनरी नंबर है, आइदर यू विल सक्सेसफुल और यू विल फेलियर, पर जर्नी इंपॉर्टेंट है। तो जर्नी को हमने एंजॉय किया, हमको रिटेल ने सपोर्ट किया। देखिए, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। आज से मतलब जुलाई में अगर हम मंथ में लास्ट ईयर की बात करें तो वी वर अराउंड 60 करोड़, 60 करोड़ थे हमारे पास इक्विटी है में, जब हमने ये जर्नी को स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने एक एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को टेक ओवर करके इसको चेंज किया था। बट अगर 2 साल में वो 60 से 10,000 करोड़ हुआ, वो तो एक अचीवमेंट है। बट उससे सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है ना हम लोगों के लिए, वो हमको रिटेल ने सपोर्ट किया। हमारे पास 15 लाख फोलियो है। ओके, तो 15 लाख फोलियो का एक बड़ा मतलब बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड के बाद उतना बड़ा फोलियो 2 साल में नहीं बिल्ड हो पाता है। तो वो हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हमको एक रिटेल निवेशक ने अच्छा सपोर्ट किया है। इसलिए हम लोग बहुत उस बात के लिए 10,000 करोड़ एक नंबर है, बट ये फोलियो का जो नंबर है ना, वो हमको ज्यादा रोमांचित करता है कि लोगों ने हमके ऊपर विश्वास किया और हमको इतना सपोर्ट किया। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। संदीप, हम आपसे आए दिन बात करते हैं बाजार के बारे में, बट मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन मेथडोलॉजी है, आपकी बाजार को अप्रोच करने की जो मेथडोलॉजी है और जो आपके हाउस भी फॉलो करते हैं, वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरों के प्रति? और एक रन ऑफ द मिल जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स को भी अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी में फिट करते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, मैं 2-3 चीजें बोलूंगा। ये जो हमने हमारा एक जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बनाया, जिसको हम लोग VLRT फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसमें वैल्यूएशन, एनालिटिक, रिस्क एपेटाइट, लिक्विडिटी और टाइम, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों एनालिटिक्स का। ये हमने अपनी बहुत सारी गलतियों से बिल्ड किया। ऐसा नहीं है कि ये कुछ हम लोग ने यूनिक बना लिया है। बहुत सारी मिस्टेक्स हुई लाइफ में, उससे हमने इसको कैसे बिल्ड किया। जैसे हम लोग को लाइफ लॉन्ग बात करें तो हमेशा समझाया जाता है कि वैल्यूएशन सब कुछ है। ओके, कि वैल्यूएशन ही देखना है, हम बॉटम्स अप है, दुनिया में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हम तो कंपनी स्पेसिफिक देखते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो सब थीसिस बहुत अच्छी थी जब हम एक इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में थे। ओके, आज हम भले इंडिया को भी हम इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में रखते हैं, बट वो नैरेटिव बहुत बदल गया है। इंडिया टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमी में आता है, चाइना टॉप 2 में आता है। तो हम इंडिया चाइना कहीं पे भी इमर्जिंग जैसे कंसेप्ट में नहीं है, हम लोग इवॉल्व मार्केट्स में है। ओके, तो पहली वो थीसिस होनी चाहिए, जो कि एक थीसिस थी कि प्योर वैल्यूएशन एनालिटिक्स से हम लोग ग्रो कर पाए। वो इजी फेज था जब हम लोग अर्ली स्टेज में थे। आज हमारा इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर है। तो हम लोगों को जो पहली मिस्टेक का हमने बताया, सिर्फ अगर हम वैल्यूएशन एनालिटिक्स से बात करेंगे तो हमको एंट्रीज मिलेंगी, एग्जिट नहीं मिलेगी। एग्जिट जो होता है वो भी हमारे मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जिट आपको मिलता है ग्लोबल मैक्रो से। अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैक्सिमम डाउनग्रेड इस साल देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लास्ट 3 महीने में मैक्सिमम डाउनग्रेड आए। ओके, अगर आप मेरा हाउस का व्यू रखते, हमने सितंबर में एक नोट निकाला था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, उसमें हमने लिखा था कि वैल्यूएशन मल्टीपल ये सेक्टर के मल्टी डिकेड हाई पर हैं। ओके, और ये क्लासिक टॉप है फ्रॉम द वैल्यूएशन। हमारा परसेप्शन बिहेवियर डेटा से हमने इसको बोला था कि परसेप्शन एनालिटिक्स का ये एंडोर्समेंट है कि ये लॉन्ग टर्म टॉप है, मे बी ये डिकेड का टॉप है। ओके, तो हम लोगों ने अपना एक्सपोजर उस समय कम कर दिया। तभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी एनालिस्ट कम्युनिटी से टेक्नोलॉजी सेक्टर को डाउनग्रेड की बात नहीं करता। तो जो मैक्रो ट्रैक करते हैं तो हम लोगों को सेंस आ गया था कि मैक्रो डेटा के हिसाब से कुछ चेंज हो रहा है और हमारे डेटा में बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, मार्केट ने उसी चीज को 6 महीने बाद या 9 महीने बाद वर्कआउट करा और उसको पहचाना। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप वैल्यूएशन एनालिटिक्स से एंट्री ले पाएंगे, एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो एग्जिट भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में बोले, हमारे लिए स्विचिंग होती है या सेक्टर रोटेशन होता है या स्टॉक रोटेशन। तो एक एसेट क्लास से या एक सेक्टर से या एक स्टॉक से अगर हम स्विच करते हैं तो मैक्रो हमको बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो हमारा जो भी VLRT फ्रेमवर्क है, उसमें 2/3 जो वेटेज है
वो हमारे मैक्रो से आता है। जैसे लिक्विडिटी एनालिटिक और सेंटिमेंट्स की हम जो बात करते हैं, रिस्क एपेटाइट, वो कोई सर्वे के थ्रू नहीं आता है, मैथमेटिकली हम लोग उसको क्वांटिफाई करते हैं। और उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक डेटा है ना। तो 2/3 जो वेटेज हमारा होता है वो प्राइस से लिंक नहीं होता है, इसलिए हमारा जो व्यू होता है 2/3 मल्टीपल जो डेटा पॉइंट्स पे, वो प्राइस से लिंक नहीं होता है। खाली जो 1/3 है वो प्राइस का डेरिवेटिव है। ओके, तो अगर आपका जो बाइसेसनेस भी होती है, प्राइसेस कारण जो इन्फ्लुएंस होता है वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे, वो 1/3 पे कन्फाइड हो जाता है। ठीक? वो हम लोग जब इसको उस तरह से डील करते हैं कि हम राइट। सारा ऑल थ्री एनालिटिक जब एक साइड होते हैं, तो बेटर टाइमिंग इज नॉट ट्रेडिंग, टाइमिंग इज अबाउट रिस्क मिटिगेशन टू। ओके, जो सेक्टर रोटेशन मनी फ्लो के बेसिस पे देखते हैं, ये पूरा रिस्क मिटिगेशन की थीसिस है कि हम रिस्क को कैसे कम कर सकें। वो एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, और हम लोग उसी थीसिस को प्ले आउट करते हैं। राइट संदीप, मैं आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और उसमें आप ये बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाजार अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया है। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आप पढ़ रहे हैं जो आपको ये अपना हाइपोथेसिस बनाने पे की तरफ ले जा रहे हैं? तो इसको अगेन ये रिलेटिव है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमने जब सितंबर 2021 में ग्लोबल मार्केट्स को डाउनवर्ड किया था और ये बोला था कि इजी फेस ऑफ ग्लोबल मार्केट जो है बुल रन, वो खत्म। अभी हम लोग बुल रन में हैं, बट डिफिकल्ट फेस है इन पर्टिकुलर इंडिया के सेंट्रिक में। तो उसमें क्या चेंजेस हुए थे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिक्विडिटी डिक्लाइन हो रही थी, रिस्क एपिटाइट डिक्लाइन हो रहा था। जो मनी फ्लो था ग्लोबल इक्विटीज के लिए, वो मल्टी डेकेड हाई पे था, मल्टी ईयर्स हाई पे था। वो एक क्लासिक था। अब देखिए, सितंबर के बाद 15 जून के आसपास हमने ये नोट रिलीज किया था, तो हमने मिड जून तक हम लोगों ने एक नैरेटिव बताया कि भाई जो रिस्क एपेटाइट था वो डिक्लाइन हो रहा है, बट वो एक एग्जॉशन फेज पे आ गया है। जैसे बिटकॉइन एक रिस्क एपेटाइट का इंडिकेटर है, 73,000 से 18,000 हो गया, अब ये 24,000 की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने वहां से देखा करीब करीब 6,000 पॉइंट्स का मूव आया, तो एक एग्जॉशन था। ऐसा नहीं कि वो डेटा पॉइंट रिवर्स होते हैं, जब डेटा में भी हम एग्जॉशन देखते हैं तो उस चीज को हम प्रिएम्प्ट करते हैं, उसको प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हमको डेटा पॉइंट दिखता है। जैसे हमारे बहुत सारे कंट्रीज का हम रिस्क एपेटाइट देखेंगे तो वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है। लिक्विडिटी श्रिंक हुई है, नो डाउट अबाउट इट, अभी भी श्रिंक हो रही है, बट कॉम्बिनेशन में जो उसका जो मोमेंटम था श्रिंक का, वो थोड़ा ईज आउट हुआ है। ओके, इसलिए हमने भी इसमें थीसिस में ये भी बात करी कि जो इन्फ्लेशन का जो नैरेटिव था वो अगस्त तक का कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं था, ये सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन ज्यादा था। ऐसे कुछ कंपोनेंट हैं जो डिमांड ड्रिवन भी हैं, बट अपने जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस आए, कमोडिटी प्राइसेस सेटल आउट होना स्टार्ट हुई, तो ये नैरेटिव भी कूल ऑफ हो रहा है। ओके, तो अगर ये नैरेटिव या तो आप वेट करिए, उस सब चीजों को हो जाने दीजिए, तब देख के लेंगे, तो मार्केट तो हमेशा अहेड होता है ना। स्मार्ट प्लेयर तो है ना बाजार में, जो डेटा पॉइंट्स को रीड कर पाते हैं और अर्ली कॉल लेते हैं। तो भी हमने सितंबर वो जून मिड जून में लिखा था कि रिफ्लेक्स रैलीज ऑन कार्ड्स, एंड वो ग्लोबली लिखा था, इंडिया के स्पेसिफिकली नहीं लिखा था। आप देखिए कितना अच्छे से वो रिफ्लेक्स रैली प्ले आउट हो रहा है, और अभी लेफ्ट आउट फीलिंग दिखने लगी है, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उस प्रपोर्शनेट में। इसलिए मुझे लगता है कि अभी रैली और भी चल सकती है, यहाँ से भी अप मूव आ सकता है। ओके, और भी 500 700 800 पॉइंट का मूव आए तो डोंट बी सरप्राइज। बट जहां पे आपको कॉम्प्लेंसी दिखे, जैसे कुछ सेक्टर में आपको कॉम्प्लेंसी दिखे, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी होगी एक्सपोजर कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज लीनियर नहीं है। ये हम लोग को म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है, जो हमको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो हम अपना जो भी सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन करते हैं, उसको निवेशक को कोई टैक्स नहीं आता है। तो वो एक हम लोग को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट को हम अपने फेवर में प्ले आउट करते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे रोटेट करते हैं। जैसे ही रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारी स्ट्रेटेजी चेंज होता है। जी, मैं आपसे इससे पहले कि मैं डिफरेंट एरियाज ऑफ द मार्केट में पूछूं, एक फॉलोअप क्वेश्चन, क्योंकि मैक्रो की बात चल रही है कि ये जो इन्फ्लेशन का जो डर है, जो पीक पेसिमिज्म इन्फ्लेशन और कड़े रेट हाइक का जो पेसिमिज्म है, उसका शायद पीक बन गया और हमने रिफ्लेक्शन रैली देखी, जिसके बारे में आप बताएं। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक नया डर या नई चिंता जो टेबल पे अब है, वो है ग्रोथ। क्या ग्रोथ ज़्यादा स्टॉल कर जाएगी? क्या यूएस सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? और यूएस के सॉफ्ट लैंडिंग या ग्लोबल ग्रोथ के का इम्पैक्ट बाजार पे, भारतीय इकोनॉमी में क्या लिमिटेड आएगा या ज़्यादा भी आ सकता है? वो उस बारे में, ग्रोथ के बारे में जो बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहें क्या? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक्चुअली में ग्रोथ का जो भी हम लोगों ने लास्ट ईयर, जब हमने बोला था परसेप्शन एनालिटिक्स में ग्रोथ स्टॉक का पीक देखा, जो हमने यूफोरिया देखा सितंबर 21 में या अक्टूबर 21 में, वो क्या था? उस अगर हम उस यूफोरिया को डाइसेक्ट करें तो ग्रोथ में यूफोरिया था, वैल्यू में नहीं था। ओके,
तो एक चीज पे बहुत क्लैरिटी है कि जो भी इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट का नैरेटिव की बात करते हैं, वो ग्लोबली मुझे पर्टिकुलरली डेवलप्ड मार्केट में अभी भी बहुत एलिवेटेड लगता है। छोटा-मोटा करेक्शन होगा, सेटल डाउन होगा, बट अगर ये जो साइकिल है वो कई सालों की है। हमारे एनालिस्ट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के हिसाब से तो हमने अपनी बुक में लिखा है 2027-28 तक चलेगा कम से कम। ओके? वो बैकग्राउंड में इंडिया को कम दिक्कत है, इमर्जिंग मार्केट को इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, इंडिया पर्टिकुलरली इतने इश्यूज नहीं है, बट ये बैकग्राउंड में स्लो डाउन तो है, स्लो डाउन फास्ट है। कहीं किस कंट्रीज में सॉफ्ट लैंडिंग होगा, किस कंट्रीज में हार्ड लैंडिंग भी होने वाला है। जैसे मुझे यूरोप में तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड लैंडिंग होगा वहां पे, और वहां पे भी काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो बैकग्राउंड में आपका जो ग्लोबली ग्रोथ स्टॉक का जो वैल्यूएशन मल्टीपल है या पी मल्टीपल है या कोई भी तरह का वैल्यूएशन मल्टीपल देखते हैं स्टॉक का, ये सब सेक्टर या स्टॉक्स का, वो डेफिनेटली पीक आउट हो गया और ग्रेजुअली श्रिंक होगा। तो वही हमने अपनी बात रखी हमारे पोर्टफोलियो में। जैसे हमारा कोर पोर्टफोलियो भी वैल्यू की तरफ टिल्टेड है, ग्रोथ की तरफ नहीं है। तो ग्रोथ को हम सिर्फ एक टैक्टिकल या ट्रेडिंग बेट्स की तरफ प्ले आउट करेंगे। तो जब इन्फ्लेशन आता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो ग्रोथ सेक्टर का डी रेटिंग होता है। ये काफी हिस्टोरिकली आप जाके एनालाइज कर सकते हैं और लॉजिकली सेंस बनता है, ऐसा ही होता है और वो इसी तरह का रूल प्ले आउट हो रहा है। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है ग्रोथ को लेके, बहुत ज्यादा, क्योंकि बट ऐसा नहीं है कि हमको सब चीजों एक तरीके से देखना भी। कैपिटल गुड्स में कुछ स्टॉक्स एक्सपेंसिव भी है, बट वहां ग्रोथ है ना। ओके, अभी तो ग्रोथ जितना है उससे ज्यादा ग्रोथ अगले 4-5 साल में दिखता है। तो वो चीज को अपॉर्चुनिटी हमें देखना है कि बजाय कहीं और सेक्टर के जो बहुत वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हैं और ग्रोथ स्लो डाउन पे अफेक्टेड होंगे, पर्टिकुलरली अगर हम एफएमसीजी स्पेस देखें या कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस देखें, काफी एक्सपेंसिव है। तो अब ये साइकिल में प्ले आउट होगा रिफ्लेक्स रैली में, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पे काफी पेन्स दिखते हैं। जी, मैं कैपिटल गुड्स के पॉइंट को थोड़ा और स्क्रैच करता हूँ। जिस हिसाब से सेक्टर लीडर एलएनटी ने या एबीबी सीमेंस ने अपनी कमेंट्री दी, रिजल्ट के अलावा कमेंट्री या एसकेएफ ने दी या शैफलर ने दी, क्या आपको लग रहा है एक नया साइकिल कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है? कैपेक्स गुड 8-10 साल के बे मार्केट फेज से निकल के आ रहे हैं, बट कुछ स्टॉक महंगे भी बहुत है वहाँ पे। आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं स्पेस को? तो वो आपकी बात बराबर है, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि कुछ सेक्टर में कुछ चीजें महंगी है, लेकिन मुझे ये महंगी चीजें मेरे लिए डिफेंसिव हो जाती है। ओके, तो हम लोगों का लार्जर थीसिस क्या देखने का है कि भाई सेक्टर रोटेशन में अगले 10 साल का व्यू क्या बन रहा है। तो जहां पे अगले 10 साल का या 5 साल का या 8 साल का व्यू पे क्लैरिटी दिखती है, वो सेक्टर को हम डिफेंसिव कैटेगरी में ले जाते हैं। जैसे उसमें कई स्टॉक, जैसे आपने बोला इस सेक्टर में कई नाम्स हैं जहां एक्सपेंसिव हैं, वो एक्सपेंसिव रहने वाले हैं। बट जैसे एफएमसीजी स्टॉक हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव रहा है, ओके, तो वो सेक्टर का पी मल्टीपल डिटोरिएट होगा और ये सेक्टर का पी एक्सपैंड होगा या सस्टेन करेगा। तो वो बैकग्राउंड में हमको अपने को बहुत टैक्टफुली प्ले करना है। आप पूरा सेक्टर को उतने एक्सपेंसिव स्टॉक से नहीं ले सकते। बस इस सेक्टर में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो काफी वैल्यू अट्रैक्टिव हैं, बट वो ईएसजी थीसिस में क्वालिफाई नहीं करते थे, तो वो प्ले आउट नहीं हुए, उस तरह का रिटर्न नहीं मिला। बट मुझे एक और भी लगता है कि जैसे ईएसजी इज अ गुड कंसेप्ट ऑफ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छी चीज है गवर्नेंस को लेके, सोसाइटी को लेके या एनवायरमेंट को लेके। बट मुझे एक चीज और भी लगती है, इस समय जो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है या दुनिया भर में जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्फेसिस जो हमने ईएसजी को दिया, और हमने ये जो अपना एनर्जी का जो स्ट्रगल देख रहे हैं, कोल का कहीं प्रोडक्शन नहीं बिल्ड किया, कहीं हमने कैपेसिटी बिल्ड नहीं करी, न्यूक्लियर बंद कर दिया, तो उसका जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उसको, उस बैकग्राउंड में मुझे ऐसा लगता है कि एंटी ईएसजी थीसिस भी प्ले आउट हो रही है। जहां पे एक्सट्रीम हुआ है एंटी ईएसजी में, जो सब स्टॉक बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो गए। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि लार्सन एंड ट्यूब्रो कैपिटल गुड्स का लीडर भी है एक तरह से। कुछ लोग उसको कैपिटल गुड्स में नहीं मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं, बट एक लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनी है उस कैटेगरी में, उसका एक नाम लेके आपको, बट उसमें डिफेंसिव के भी रोल्स हैं, डिफेंसिव का कुछ इश्यू है, तो लोग उसको पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक आईटीसी का एग्जांपल आप देखें, आईटीसी भी उसी कारण से ईएसजी थीम में नहीं चल रहा था, या कोल इंडिया देखें। मैं आपको कुछ नाम के साथ एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको एक क्लैरिटी आएगा। ये थीसिस पूरी चली और ये इंडिया में नहीं ग्लोबली हुई। तो अभी एंटी रिवर्स ईएसजी थीसिस प्ले आउट हो रही है, नॉट कि ईएसजी के अगेंस्ट में हम लोग, बट वो जो इन्वेस्टमेंट जो बीटन डाउन हो गए थे ईएसजी फ्रेमवर्क के कारण, वो सब सेक्टर और वो सब स्टॉक काफी अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना, वहां पे एक फेरोशियस मूव दिखता है, क्योंकि बहुत बीटन डाउन है, बहुत निग्लेक्टेड है, तो वो सब स्टॉक्स भी हमको देखना चाहिए। जी, आपने कंज्यूमर में कहा ओवरऑल तो हालांकि वहाँ पे एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, बट
कुछ वहाँ कंपनीज नई इमर्ज हो रही हैं जो रिस्ट्रक्चरिंग होके इमर्ज हो रही हैं, उन तरह की कंपनियां अभी तक थी नहीं। कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसमें, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं लेकिन अभी तक लिस्टेड में नहीं थी, अब रिस्ट्रक्चर होके लिस्टेड में आ गई हैं। वो भी पसंद है आपको? देखिए, कोई भी चीज अगर एग्री से लिंक्ड है तो हमको पसंद है। ओके, अगर लार्जर थीसिस, चाहे वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर जिसमें जो भी एग्री केमिकल स्टॉक्स हो, या एग्री से रिलेटेड अगर बेनिफिशियरी है, ओके, क्योंकि एक एक बिग कॉल है हमारा कि 2020 से 2030 में अगर कोई कमोडिटीज दुनिया भर में सबसे बड़ा रिटर्न, या कोई भी एसेट क्लास अगर सबसे बड़ा रिटर्न देगा, वो है एग्री। तो हम लोगों का ऐसा व्यू है 100 to 1000% का रिटर्न आएगा। तो इसलिए हम लोगों को वो सब थीसिस समझ में आती है। इंडिया में बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जिसको आप प्रॉपर प्ले आउट कर सकते हैं एग्री थीसिस के बेसिस पे। तो जहां पर भी एक बेनिफिशियरी होगा उस थीसिस पे, कुछ कुछ कंपनी को नुकसान भी होगा जिसका रॉ मटेरियल एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उनको नुकसान भी होने वाला है। बट जिनके फाइनल प्रोडक्ट एग्री हैं, ओके, चाहे वो एडेबल ऑयल से रिलेटेड कंपनी हो, या राइट से रिलेटेड कंपनीज हो, या वीट से रिलेटेड कंपनी हो, या किसी तरह का भी एक्सपोर्ट्स कुछ लोग करते हैं, या इस थीसिस में, जैसे मैंने आपको एग्रोकेमिकल बोला, फर्टिलाइजर बोला, तो वो थीसिस को बेनिफिशियरी होने वाले हैं ग्लोबल। क्या बात है, बहुत ही शानदार। आपका थॉट प्रोसेस इतना डिफरेंशिएटेड है, मज़ा आ रहा है बात करने में आपसे। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्या वहाँ पे फ्रॉथ एडिक्वेटली साफ हो गई है? वहाँ पे क्या स्टॉक पिकिंग, चेरी पिकिंग आपने शुरू कर दी है? कैसे देखते हैं वहाँ? सो जब हम लोग कोई भी सेक्टर, या मतलब हम लोग जब मार्केट में एक यूफोरिया की बात करते हैं, जैसे मैं वापस सितंबर 21 पे आता हूँ, तो हमने एक यूफोरिया ग्लोबल मार्केट्स में देखा, पर्टिकुलरली यूएस में देखा। ऐसा कुछ भी यूफोरिया इंडिया में ब्रॉडर मार्केट में और निफ्टी में नहीं देखा, बट हाँ, स्मॉल कैप में देखा। ओके, इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो सितंबर से यहाँ तक, या 15 जून तक, सबसे बड़ा करेक्शन स्मॉल कैप। मिड कैप में भी यूफोरिया नहीं था, इसलिए मिड कैप उतना करेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्मॉल। आप क्वेश्चन कम गए कि करेक्शन हुआ, आंसर इज यस। बट अगर हम इसको लार्जर थीसिस में देखें, अगर हमें कैपिटल गुड्स की साइकिल अगर अच्छी लगती है, तो कैपिटल गुड्स के मल्टीपल डेरिवेटिव होते हैं। okay? उसके अंदर बहुत सारी सेक्टर्स को बेनिफिट मिलता है, जहां एसएमई कंपनीज और मीडियम स्केल कंपनी या छोटी कंपनियां हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, अगर ये हम सही नहीं होगा कि अब कैपिटल गुड्स चलेगा और हमारा मेटल्स नहीं चलेंगे, जो मार्केट में थीसिस है कि मेटल्स नहीं लेना है, और सीमेंट नहीं चलेगा, तो वो तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती बिना सीमेंट मेटल्स के। अब कैपिटल गुड्स कैसे ग्रो होगा? ओके, अगर कैपेक्स साइकिल है तो ये सेक्टर भी ग्रो करेगा, रियल्टी भी ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो ये अलाइड इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें अगर आप स्मॉल कैप में भी वो सब अलाइड इंडस्ट्रीज को देख पाए और निकाल पाए, और कहाँ पे आपको वैल्यूएशन दिखता है, कहीं निगलेक्टेड टेरिटरी, बहुत नाम है उसके अंदर जो काफी करेक्ट भी हुए हैं। कोई स्टॉक 30 to 50% भी करेक्ट हो गए इस 5-6-8 महीने के अंदर। वो सब स्टॉक्स को देखना चाहिए। बट मैं इतना ही बोलूंगा कि जैसे रिस्क ऑन जरूर है, बट बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है उधर पे, कि इट्स नॉट लाइक कि अपना पूरा पोर्टफोलियो भी हम लार्ज स्मॉल कैप पे बिल्ड करते हैं। स्मॉल कैप में भी अपने जो सेक्टर रोटेशन थीम्स हैं, या सेक्टर की कॉल्स हैं, या स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स हैं, जो ये लार्जर थीसिस को क्वालिफाई करती हैं और वैल्यू पैरामीटर में फिट होती है, उसमें काफी चीजें आती हैं वैल्यू में, तो वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जरूर देखनी चाहिए। राइट। संदीप, इस समय आपके पोर्टफोलियो का 2 साल आगे का अर्निंग्स विजिबिलिटी कैसा नजर आ रहा है? जो नेट अर्निंग्स के नंबर्स आपने रिवर्क किए होंगे रिजल्ट्स के बाद, बातचीत करके अपने नंबर्स, इन्वायरमेंट को देखते हुए, नेक्स्ट 2-3 साल की रनवे ग्रोथ अर्निंग्स की कैसी नजर आ रही है पोर्टफोलियो की आपको? देखिए, हम लोग जनरली फ्यूचरिस्टिक चीजों पे काम बहुत कम करते हैं। ओके, तो ओके। हम लोग, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक नंबर जो भी हम लोग निकालते हैं, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। वो सब चीजें अल्टी एक एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो हम लोग ट्रेंड्स को तो कैप्चर करते हैं, लेकिन एजम्पशंस को कैप्चर नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग उस पर बहुत बड़ा एम्फेसिस नहीं देते हैं कि कैसा अर्निंग दिखता है, क्योंकि जो हम लोग को बिहेवियर इंडिकेटर्स हम लोग जो बिल्ड करते हैं, उसमें हमको अर्ली ट्रेंड्स, मैक्रो ट्रेंड, कंपनी के जो मंथली ट्रेंड्स है, वो हम ऑलरेडी कैप्चर करके एक बिग पिक्चर तो इवॉल्व होती है। लेकिन बहुत ज्यादा 3 साल का व्यू, 2 साल का व्यू, उस अर्निंग्स को हम लोग नहीं कैप्चर कर, जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उससे मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। फेयर पॉइंट। ये जो अब बात आ रही है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ग्लोबली, क्योंकि इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इस कदर स्लो हो रही है कि फेड को, जो कि मदर सेंट्रल बैंक है,
नॉट ओनली सपोर्ट करने के लिए अपनी लिक्विडिटी को जो खींच रहा है वो हाथ रोकना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं फ्रेश स्टिमुलस ना देना पड़ जाए। ये क्वेश्चन भी एक बात में उठ के आ रहा है। आप इसको कितना वेटेज देंगे इस आर्ग्यूमेंट को? देखिए, जिस तरह का ग्लोबल माहौल है और जिस तरह का, जैसे हम लोग इस फेस को, हमने अपनी बुक जो लिखा है उसमें मैंने इस फेस को बहुत खराब दिखा है। मैं 2019 में लिखा था कि 2020 से 2030 का जो फेस है वेल्थ डिस्ट्रक्शन फेस है। इसमें डेवलप मार्केट को बहुत बड़ा डैमेज होगा और पर्टिकुलरली अर्थ एनालिटिक्स से, वेदर कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी जो हम अभी इसको टैकल नहीं कर रहे हैं। जो मैंने पूरी एग्री की थीसिस बनाई है वो पूरी अर्थ एनालिटिक्स पर बिल्ड है कि कैसे क्रॉप यील्ड्स कोलैप्स होगी, जहां जहां से प्रोडक्टिविटी आती है वो सब इकोनॉमीज और वो सब मार्केट्स और वो सब जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड होगा, तो आपका पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा। ओके, अगर हम इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर जिस तरह का मार्केट में वॉलेटिल फेज भी रहने वाला है और इस तरह का उतार चढ़ाव भी रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है जैसे क्यूई पहले एक फेज से स्टार्ट हुई थी, जब हम लोगों ने 2000 लीमन क्राइसिस में ग्लोबली क्यूई स्टार्ट हुआ, यूएस से स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड में फैला। ओके, बट तब हमने किसी ने विजुलाइज नहीं किया था कि मल्टीपल क्यूईज आएंगी, तो देखते देखते 5 क्यूई हो गए। इसी तरह मुझे लगता है कि अगर अगले 8-10 साल की हम ये बात करते हैं तो और 9 साल बाकी है इस पीरियड के अंदर, या 8 साल बाकी है इस फेज के अंदर। इसके अंदर आप मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्यूई टाइटनिंग भी देखेंगे और ईजिंग भी देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों चीजें प्ले आउट होंगी। बहुत ज्यादा टाइटनिंग होगी तो कहीं उसको मैक्रो पे इम्पैक्ट दिखेगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट दिखेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो डाउन दिखेगा, तो वहां पे आपका ईजिंग आएगा। अब जैसे यूरोप में इनडायरेक्टली एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया, टीपीआई के थ्रू एक ईजिंग स्टार्ट हो गई है, इनडेफिनिट ईजिंग की बात हो रही है, तो एक रीसेंट डेवलपमेंट। तो इस तरह का माहौल आप बोले कि यूएस में नहीं होगा तो मैं नहीं मानता। मेरे को ऐसा लगता है ये साइकिल में, ये 8-10 साल की जो साइकिल है इसके अंदर हमको टाइटनिंग और ईजिंग दोनों देखना पड़ेगा। इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉपीनेस भी रहने वाली है और काफी डिफिकल्ट फेस होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत ही मीनिंगफुल साइकिल्स में बात करते। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपके हाइपोथेसिस में इमर्जिंग मार्केट की क्या भूमिका रहने वाली है नेक्स्ट 8 से 10 साल, और उसका इंडिया कैसे पार्ट होगा? तो हमने, हमारी जो पूरी थीसिस में है कि 2021 से 2030 का जो फेस है वो वैल्यू थीसिस का है, और इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया को भी कंसीडर किया जाता है ग्लोबली, वो एक इमर्जिंग मार्केट हमेशा वैल्यू थीसिस में क्वालिफाई करते हैं। तो हमने जो पूरा एक हमारा मनी फ्लो या रिस्क एपेटाइट हो, या हम जो भी मैक्रो डेटा देखते हैं उसके हिसाब से हमने बोला था कि एक डेवलप मार्केट्स के कंपैरेटिव ये फेज जो 10 साल का है पीरियड है, ये डिकेड इमर्जिंग मार्केट को बिलोंग करता है। ओके, और विद इन इमर्जिंग मार्केट, एशिया सेंट्रिक इमर्जिंग मार्केट को ये फेज प्ले आउट करेगा, और विद इन एशिया इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, किसी को एक 10 साल का व्यू लेना है, ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है इंडिया के लिए, ये बहुत अच्छा प्ले आउट होगा। और उसमें मैं एक चीज और बोलूंगा कि हर साइकिल का, जैसे अभी आज हम लोग रिटेल म्यूचुअल फंड रन करते हैं तो रिटेल सेंट्रिक प्रोडक्ट है, तो हम लोग के पास एक रिटेल का एक पल्स का अच्छा समझ है। तो अगर हम लोग जैसे बात करें 2003 में, एक जब मार्केट रैली हुई जून 2003 से, तो वो सेक्टर उस समय वो रैली का लीडर एफआईज थे। हर रैली, हर एक बुल रन का एक लीडर होता है। ओके, उसको अगर आप आइडेंटिफाई करें तो उसका ट्रेंड अगर आप कैप्चर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके एनालिसिस के लिए। हम लोगों ने अपने एक बिहेवियर एनालिसिस से बनाया है कि 2003 के ट्रेंड में एफआईएस जो थे वो ड्राइविंग सीट पे थे। ओके, उन्होंने बहुत पैसा बनाया 2007-8। सिमिलरली जो अगस्त 2012 और अगस्त 2013 से जो फेज चालू हुआ, जो एक अपमूव आया जो 2018 तक गया, वो फेज में एचएनआई, फैमिली ऑफिस और अल्ट्रा एचएनआई ने एक्सट्रीम अच्छा रिटर्न जनरेट किया। वो फेज उनका था, देवर ऑन ड्राइविंग सीट। ओके, सिमिलरली मार्च या 2020 से जो पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड जो पीरियड था, वहां से जो रैली स्टार्ट हुई, जो अभी भी कंटिन्यूड है एक तरह से, वो फेज का लीडर रिटेल था। उसमें एचएनआई, फैमिली ऑफिस और अपना एफआईएस इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। जितना आदमी मेच्योर था, जितना समझदार आदमी था, उतना ही उसके पास डर ज्यादा था। रिटेल के पास होने का बहुत कम होता है, तो उसके पास डर बहुत कम था। ओके, तो मैं ये फियर एंड ग्रीड को कैप्चर करता हूँ अपने बिहेवियर डेटा में। तो आज रिटेल एक लीडरशिप रोल में है। अच्छा, इसका एडवांटेज देखिए, रिटेल का बेस बहुत बड़ा है। ओके, जो इंडिया का जो बेस है, फर्स्ट टाइम आप देखिए इतने पैनिक हुआ,
हम लोगों को एक दिन भी रिडम्पशन फेस नहीं करना पड़ा लास्ट 8-9 महीने में जो भी मार्केट। और आप देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एमफी का डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको सिमिलर ट्रेंड्स मिलेंगे। फ्लो कम ज्यादा हुए लेकिन नेगेटिव फ्लो नहीं हुए। तो वो एक इंडिकेशन है कि इंडिया का रिटेल मार्केट बहुत मैच्योर हो गया है। दूसरा वो साइकिल का लीडर है तो उसका एम टू एम डिफरेंस उसके पास है। साइकोलॉजिकल उसको कंफर्ट फैक्टर है और ये साइकिल अगर उन्होंने बहुत अच्छे से पेली तो एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ अगले 10 साल में रिटेल में क्रिएट होने वाली है। और म्यूचुअल फंड उसमें सबसे अच्छे वकील होंगे क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, एक्सपीरियंस अलग ढंग का होता है एक आम आदमी के कंपैरेटिव। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है रिटेल पार्टिसिपेंट की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइकिल्स अच्छे से प्ले करें, अगला 1 डेढ़ साल टफ भी होने वाला है क्योंकि एक्सट्रीम वॉलिटी रहने वाली है 2024 तक, ओके, 23 तक। अगर ये साइकिल रिटेल ने अच्छे से प्ले किया, जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट होने वाली है रिटेल इन्वेस्टर की इस डिकेड में। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके संदीप। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंजॉय करेंगे ये थॉट, और आज हमारे साथ समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने डेटा और अपने अनुभव से हमारे साथ इनसाइट्स शेयर करने के लिए धन्यवाद।